हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस सेकेंड का पहला चैप्टर लेके आए हैं और इस चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। क्या नाम है चैप्टर का? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये हम लोग आज सीखेंगे कि हेरिडिटी क्या होता है और इवोल्यूशन क्या होता है। तो हेरिडिटी का मतलब होता है कि कैसे करेक्टर मम्मी पापा से बच्चों में जाते हैं। क्या बोला? कैसे करेक्टर मम्मी पापा से बच्चों में जाते हैं। जो भी करेक्टर जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। जो भी करेक्टर मम्मी पापा से बच्चों के अंदर जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। दूसरा आता है वर्ड इवोल्यूशन। क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंजेज। मतलब कि आपके बॉडी या किसी के भी बॉडी में अगर धीरे धीरे चेंजेज आता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म हैं। एक्चुअल में ये दो अलग अलग चैप्टर होते हैं जो आप लोग को 11th और 12th में सिखाया जाएगा, लेकिन आपके बुक में यहाँ पे एक ही चैप्टर में दोनों चैप्टर दे दिया है। तो हेरिडिटी का पहले मतलब समझो कि कैसे करेक्टर मम्मी पापा से बच्चे में जाते हैं। तो इसका मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजनी। या तो ऐसे बोल दो या फिर बोलो कि ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी। क्लियर? और दूसरा वर्ड आता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंजेस इज नोन एज एवोल्यूशन। तो इतना तो समझ में आ गया कि आप लोग को चैप्टर का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, आओ नीचे देखते हैं क्या हेडिंग हम लोग का दिया गया है। हमारा हेडिंग यहाँ पे क्या है? हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस। देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा होगा, यू नो, जैसा कि आप जानते हो, यू नो दैट हियर एनी इज द ट्रांसफर ऑफ द बायोलॉजिकल करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन। कह रहा है कि कैसे करेक्टर मम्मी पापा से बच्चों में जाते हैं या फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। किसके थ्रू? जीन के थ्रू। किसके थ्रू? जीन के थ्रू। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हेरिडिटी। तो इसका डेफिनेशन आप लोग चाहो तो नोट्स में या फिर बुक में साइड में ही लिख लो कि हेरिडिटी का मतलब होता है, क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया वाया जीन के थ्रू। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हेरिडिटी। क्लियर? अब यहाँ पे देखो क्लास 9th की कुछ बातें लिखी है कि जॉन ग्रेगर मेंडल। देखो यहाँ पे लिखा है ना, जॉन ग्रेगर मेंडल इज़ द पॉयनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। इन्होंने मॉडर्न जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले देखा जाए तो मॉडर्न जेनेटिक्स क्या, कि जेनेटिक्स के बारे में भी सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट यही थे जो एक एक्चुअल साइंटिफिक तरीके से प्रूव किए थे। इन्हीं को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। चाहो तो आप अपने बुक में लिख लो फादर ऑफ जेनेटिक्स, बगल में एरो करके लिखो ग्रेगर जॉन मेंडल। क्लियर? अराउंड द पीरियड, क्या लिखा है? अराउंड द पीरियड ऑफ 1886 इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम अंडरस्टैंड टू कंक्लूजन ऑफ द रीजन अबाउट हेरिडिटी। कह रहा है कि काफ़ी समय तक ये इसके बारे में चलता रहा रिसर्च कि कौन होता है और कौन सा करेक्टर होता है जो मम्मी पापा से बच्चों के अंदर जाता है। क्लियर? यही बात बोल रहा है यहाँ पे कि काफ़ी लंबे समय से ये सब प्रोसेस चलता रहा। एक्चुअल में मेंडल साहब ने बताया था कि जो करेक्टर जाता है वो जीन होता है, लेकिन ये जीन वर्ड का यूज मेंडल साहब ने नहीं किया था। लेकिन आप लोग अपने लेवल तक इतना ही जानो कि जीन के बारे में, मतलब कि करेक्टर कैसे ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसको बताने वाले कौन थे? मेंडल। लेकिन आप लोग आगे स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेंडल ने जीन नाम नहीं दिया था, कुछ और बोले थे जो आपको क्लास 9th में लिखा गया होगा। अगर आपको याद होगा तो सुन लो, उसको फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पे देखो एक पॉइंट लिखा है, इन 1901 रीजन बिहाइंड द सडन चेंज वेयर अंडरस्टूड ड्यू टू द म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ द ह्यूगो डिवरीज। देखो यहाँ पे दो पॉइंट बनते हैं, चाहो तो आप लोग नोट्स बना के लिखो, बुक में ही लिखो, नोट्स में मत लिखो, कि म्यूटेशन थ्योरी गिवन बाय ह्यूगो डिवरीज। क्या लिखोगे? लिखो म्यूटेशन थ्योरी गिवन बाय ह्यूगो डिवरीज। क्लियर? और ये कहा, अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि ये म्यूटेशन क्या होता है। क्या आएगा? ये म्यूटेशन क्या होता है। तो अगर आपके एग्जाम में आया कि व्हाट इज म्यूटेशन, तो आप लोग उसमें लिखना सडन चेंज इन जीन इज नोन एज म्यूटेशन।
अगर आपके जीन के अंदर कुछ भी चेंज हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। सडन चेंज इन जीन इज नोन एज म्यूटेशन। देखो, म्यूटेशन और इवोल्यूशन में दो फर्क होते हैं। इवोल्यूशन का मतलब होता है धीरे धीरे चेंज होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन बोलेंगे। और म्यूटेशन क्या बोलेंगे? सडन चेंज, मतलब तुरंत अगर आपके जीन में कोई चेंजेस हो गया उसे हम लोग क्या बोलेंगे? म्यूटेशन बोलेंगे। क्लियर? मीन वाइल इज 19 वाल्टर, क्या लिखा है? वाल्टर एंड शूटन्स ऑब्जर्व अ पेयर ऑफ द क्रोमोसोम सेल ऑफ ग्रॉसहॉपर। कह रहा है कि सटन एक्चुअल में, ये देखो, सटन और बोवेरी नाम के साइंटिस्ट थे, लेकिन आपके बुक में लिखा है वाल्टर एंड सटन। तो आप लोग यही याद रखना कि वाल्टर एंड सटन्स ऑब्जर्व द पीरियड क्रोमोसोम इन द सेल। पूछेगा कि सटन किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो आप समझ जान लो ग्रॉसहॉपर पे एक्सपेरिमेंट किए थे। किस पे? ग्रॉसहॉपर को, जिसको हम लोग टिड्डा बोलते हैं। अंटिल देन इट, क्या लिखा है? एंड अंटिल देन इट वाज नोन एज, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एनिमल्स। Research started in the direction of the finding nature is the genetic material when it, क्या लिखा है? When it was proved the gene are carried via chromosome। कर बाद में ये पता चला कि जो जीन होता है वो कहाँ होता है? क्रोमोसोम के अंदर होता है। आपसे कोई पूछे जीन कहाँ होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? क्रोमोसोम के अंदर होता है। अब आपसे कोई पूछे क्रोमोसोम कहाँ होता है, तो आप बोलोगे सेल के अंदर होता है। अब पूछेंगे इस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थ्रू द विच इन 1944 एंड ट्राई, क्या लिखा है? ट्रायोज ऑफ साइंटिस्ट, मतलब 3 साइंटिस्ट आए थे। इनका नाम था, आप लोग ऐसे याद रखना, एवरी, मैक्लियॉड एंड मैकॉर्टी। इनका पूरा नाम मत याद रखना। इनका पूरा नाम क्या है? ओस्टवाल्ड एवरी, दूसरे का नाम क्या है? मैक्लियॉन, और तीसरे का नाम है मैकार्थी। तो आप लोग ऐसे याद रखना, 3 साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? एवरी, मैक्लियॉड एंड मैकार्टी। एंड कोलिन मैकलॉड प्रूव द एक्सेप्ट वायरस। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्रूव किया था। देखो क्या लिखा है? कोलिन मैकलियॉड प्रूव द एक्सेप्ट वायरस। वायरस को सर्कल में ले लो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। कह रहा है वायरस को छोड़ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। अब कहोगे सर ये डीएनए कहाँ होता है? तो याद रखना, डीएनए के अंदर होता है जीन, और क्रोमोसोम में होता है डीएनए। फिर से समझो एक्चुअल में पहले समझो। सेल होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? एक मिनट देखो। सेल होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए में क्या होता है? जीन होता है। क्लियर? पहले फिर से सुनो। अपने बॉडी का एक सेल निकालो, उस सेल के अंदर आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या मिलेगा? डीएनए। और उस डीएनए के एक छोटे से टुकड़े को, एक छोटे से सेगमेंट में क्या होता है? जीन होता है। क्लियर? तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना कि सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन होता है। क्लियर? तो वही कह रहा है कि जो करेक्टर यहाँ पे लिखा है ना, एवरी, मैक्लियार्ड एंड मैकार्टी ने बताया था कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल का मतलब जो करेक्टर मम्मी पापा से बच्चों में जाता है वो एक्चुअल में जीन तो होता ही है, लेकिन वो डीएनए का पार्ट होता है। एक्चुअल में वो डीएनए ही होता है। डीएनए के एक छोटे से टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं? एक छोटे से सेगमेंट को हम लोग जीन बोलते हैं। क्लियर? लेकिन अगर आप लोग डीएनए भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वही एवरी, मैक्लियार्ड और मैकार्टी ने बताया था, वायरस को छोड़ के। इन्होंने क्या बोला था? वायरस को छोड़ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका क्या होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ डीएनए जेनेटिक मटेरियल। उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। क्लियर? इन 1961 द फ्रेंच साइंटिस्ट, ओहो देखो यहाँ पे कुछ लिखा है इन नाइन, देखो एक्चुअल में आपकी बुक में कुछ भी नहीं लिखा है। आपके बुक में कुछ भी नहीं लिखा है। इतना छोटे छोटे सेगमेंट में, छोटे छोटे पार्ट में लिख दिया है कि किसी की कोई थ्योरी है ही नहीं, बस साइंटिस्ट वाइंटिस्ट का नाम लिखा गया है। जब आप लोग यही 11th और 12th में पढ़ोगे तो यही डिटेल में आप लोग को स्टडी करने को मिलेगा। लेकिन अपने सिलेबस में जो है हम लोग वही पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, इन 1961 द फ्रेंच साइंटिस्ट, क्या लिखा है?
फ्रांसिस्कोइस जैकब एंड मोनार्ड, उनका पूरा नाम बस यही, आप पूरा नाम मत याद रखना, आप लोग बस इतना याद रखना, जैकब एंड मोनार्ड। इन्होंने क्या किया था, क्या किया था, देखो आगे इन्होंने किसको प्रपोज किया था, जैकब एंड मोनार्ड प्रपोज अ मॉडल फॉर प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस, क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि वो कौन सा बंदा था, वो कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने प्रपोज किया था, क्या प्रपोज किया था, डीएनए प्रोटीन की सिंथेसिस, कहाँ से कहाँ से कहाँ से, डीएनए से, डीएनए से क्या बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। और किस सेल के अंदर एक्सपेरिमेंट किए थे, किसके अंदर एक्सपेरिमेंट किए थे, बैक्टीरिया के अंदर। फिर से इस पॉइंट को आप लोग समझो, जैकब एंड मोनार्ड नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया था, लिखो, तो जैकब एंड मोनार्ड प्रपोज अ मॉडल फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, किसके प्रोसेस को प्रपोज किया था, प्रोटीन की सिंथेसिस को, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, डीएनए इन बैक्टीरिया सेल, मतलब बैक्टीरिया के डीएनए से उन्होंने क्या बनाया था, प्रोटीन बनाया था। कौन बनाया था, जैकब एंड मोनार्ड। आगे देखो, इट हेल्प टू, क्या लिखा है, इट हेल्प टू अंडर, क्या लिखा है, अनकवर, इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड इज हिडन इन डीएनए। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख दिया है कि जेनेटिक कोड जो होता है, ये पॉइंट चाहो तो आप अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट ही है, कि जेनेटिक कोड कहाँ पे होता है, डीएनए के अंदर छुपा होता है। जेनेटिक कोड कहाँ होता है, डीएनए के अंदर छुपा होगा। अभी तो कहोगे अरे सर अभी तो आप बताया कि डीएनए के अंदर जीन होता है। हाँ बेटा हाँ, जीन ही होता है और जीन में ही कोड लिखा रहता है। आप लोग को याद होगा कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन का नाम याद है, वही सब मिलके क्या बनाते हैं, कोडिंग करते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं, और वही हमारा क्या होता है, जीन होता है। क्लियर। तो फिर से समझो एक बार, लास्ट टाइम आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट आप लोग मत भूलना कि सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए में क्या होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होता है, और जीन जो होता है वो कोडिंग के फॉर्म में रहता है। उसको ट्रिपलेट कोडान में आप लोग जब आगे मिलोगे तो तीन तीन के फॉर्म में रहते हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। लेकिन आप लोग अब बस यहाँ तक सीखो कि सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए में एक छोटे से सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। क्लियर। अब करा इसका एक्सपेरिमेंट कहाँ करते हैं, देखो जैकब एंड मोनार्ड के बारे में तो हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है देख लो, देयर बाय द टेक्निक ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इमर्ज विद, क्या लिखा है, इमर्ज विच हैज़ द वास्ट वास्ट स्कोप एंड, क्या लिखा है, नेल टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग। कह रहा है इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अब कहोगे सर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, ये तो वर्ड पहली बार सुन रहे हो। अरे ठीक है मैं बता रहा हूँ, अरे दूध से दही बनना भी जेनेटिक इंजीनियर है। आप लोग ब्रेड बनाते हो वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनता है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनता है, मेडिसिन बनता है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनता है। यही सब, इसी वर्ड को या इसी टर्म को या इसी सब प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर। जो हम लोग इंसुलिन का टैबलेट खाते हैं वो भी तो क्या आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। अरे जितने भी हम लोग मेडिसिन खाते हैं वो सब क्या होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर। तो कह रहा है कि इसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग में करेंगे, जो कि यहाँ का पार्ट नहीं है, ये आप लोग के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट और लिखा है कि द साइंस हैड, क्या लिखा है, द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल डायग्नोसिस। कह रहे देखो, कह रहा है साइंस इसका यूज कहाँ कहाँ करता है, द साइंस ऑफ द हेरिडिटी यूजफुल, कहाँ कहाँ यूजफुल होते हैं, डायग्नोसिस मतलब किसी चीज़ का टेस्ट करने में, डायग्नोस का मतलब ये देखने में कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, मतलब डायग्नोसिस का मतलब आपको टीबी है, कैंसर है, मलेरिया है, टाइफाइड है, उसको चेक करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस बोलते हैं। तो कह रहा है कि इसका यूज हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, डायग्नोसिस में करते हैं। ट्रीटमेंट में करेंगे कि उसको ठीक कैसे किया जाए, प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर। हाँ, कह रहा है कि आपको कोई जेनेटिकल बीमारी नहीं होने देगा, इससे हम लोग बचा सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द, क्या लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट। कह रहा है कि एनिमल और प्लांट में हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग न्यू वेराइटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्लियर। इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन द, क्या लिखा है, विच माइक्रोब्स आर यूज। कह रहा है कि हम लोग किसका यूज करके, माइक्रोब्स का यूज करके करेंगे। ये माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है, माइक्रोब्स कभी भी वर्ड आ जाए मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहा है। ज़्यादातर हम लोग जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में माइक्रोब्स का यूज करते हैं
वो होता है बैक्टीरिया और होता है फंजाई। यहाँ तक समझ में आया? ये छोटा सा एक हम लोग टॉपिक आज अभी ख़त्म कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।